के बोल दिया क्या? यस मुकुंद। स्टार्ट मुकुंद। ओके भैया। हेलो दीदी, हाउ आर? हेलो मुकुन, गुड, हाउ आर यू? यस दीदी, मैं भी ठीक हूँ। आई एम मुकुन and I live in Nehru Nagar. I am 14 years old, 8th class student. मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे लक्ष्य जीवन जागृति के थ्रू एक ग्रेट पर्सनैलिटी से मिलने का मौका मिला। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है दीदी, पर मैं चाहती हूँ कि आप खुद कुछ तुम कहो कुछ हम कहें के माध्यम से सबको अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाएं और सबको मोटिवेट करें। दीदी, आप अपने बारे में कुछ बताइए, आपने कैसे यह मुकाम हासिल किया? हेलो जीवन साथी के सारे सुनने वाले लोग, आज मैं मुकुल के साथ इस विषय पे बात नहीं कर रही कि मैं कितनी सक्सेसफुल रह चुकी हूँ। आज मैं मुकुल के साथ मिलके ये आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप सब सक्सेसफुल अपने तरीके से हो, चाहे आप मुकुल की उम्र के एक 14-15 साल के बच्चे हो या आप कोई 20-22 साल के युवक हो जो अपनी कहानी खुद लिख रहे हैं। हम सब लोग ये मत सोचो कि कहीं पहुंच के ही सक्सेसफुल होते हैं। अगर हम हर रोज कोशिश कर रहे हैं और हम अपना काम जो भी हमारे पास हमारी उम्र के हिसाब से चीजें हैं करने वाली वो कर रहे हैं तो हम सक्सेसफुल हैं। तो इसलिए जो मेरी एक जर्नी रही है, जैसे मुकुंद ने कहा कि मैं आपको बताऊं मेरी जर्नी क्या रही है। कुछ ज्यादा नहीं, कुछ बड़ा नहीं किया अभी जिसकी वजह से मैं सक्सेसफुल हूँ, लेकिन हाँ एक दिल में हमेशा एक विश्वास रहा है और एक चीज रही है कि जो भी मुश्किलें आई हैं उनमें एक स्थिरता रखी है और एक जो विश्वास होता है अपने ऊपर और सबसे ज्यादा किसी बड़ी चीज पे विश्वास। उनको मैं भगवान नहीं कहूंगी, लेकिन मैं हाँ इतना कहूंगी कि कुछ है पूरे यूनिवर्स में जो हमें हमेशा ताकत देता है। उस ताकत ने मेरे को मदद करी है हमेशा। आज अगर मुगन और मैं बातचीत कर रहे हैं तो उसी ताकत की वजह से है कि मुगन भी अपने हालातों से और अपने छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करके कोशिश कर रही है कि वो अपने ड्रीम्स पूरे कर सके। मैंने भी ऐसे कोशिश करी थी बचपन से कि क्योंकि मुझे बचपन में बहुत मुश्किल होती थी। जब एक तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे एक ऐसा परिवार मिला जहाँ पे सब कुछ है और उस टाइम भी था। मैं एक बहुत ही अच्छे स्कूल से पढ़ी, मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड से, और वहाँ की स्कूलिंग और वहाँ की टीचरों का प्यार और एक वो लगन कि आप बच्चे को खिलने दो उसके अपने तरीके से, और मेरे परिवार का सपोर्ट सबसे जरूरी चीज रहा कि मैं एक डिस्लेक्सिक होने के बावजूद और भी कई चैलेंजेस पढ़ाई लिखाई को लेके रहने के बावजूद कभी भी मैंने वो विश्वास नहीं टूटने दिया कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है। जैसे आज मुगन ने मेरे साथ कुछ समय पहले शेयर किया कि वो डॉक्टर बनना चाहती है। मैं उसकी उम्र में एक ही चीज बोलती थी कि अगर मैं जो भी बनूंगी मैं सिर्फ लोगों की मदद करना चाहती हूँ। तो मैंने आज अपने आप को एक मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट जैसे ट्रेन किया, और उसके दौरान मैंने अपने कई और भी स्किल्स को और कई और हॉबीज को मेंटेन करके रखा।
अभी मुझे मुकुंद थोड़े टाइम पहले बता रही थी कि उसको डांस करना बहुत अच्छा लगता है। मैंने उसको कहा डांसिंग कभी मत छोड़ना। उसकी तरीके से उसकी उम्र में ही मैंने अपनी चित्रकला डिस्कवर करी। मैं पेंट करती हूँ, मैं ड्रॉ करती हूँ और मैं कविताएं लिखती हूँ। मैं कविताएं दोनों हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखती हूँ। होता ये है कि जब कोई ख्याल आता है दिमाग में, जिस भी भाषा में आता है, मैं लिख लेती हूँ। और उसको लिखने से ऐसा लगता है कि मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचा पा रही हूँ। इसलिए कभी भी अपने किसी भी स्किल को, अपनी किसी भी हॉबी को दबा के मत रखो। हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करते रहो, क्योंकि जब आप एक्सप्रेस करते रहोगे तो आप खुश रहोगे। और जो भी आपका पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड गोल है या जिंदगी में कोई और भी रिलेटेड गोल है, वो आप पूरा कर पाओगे। तो अब मैं दीदी मुकुंद से जानना चाहूंगी कि मुकुंद ने अपनी इस पूरे लॉकडाउन के टाइम में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज क्या शुरू करी अपने आप के लिए? दीदी मैंने सब पहले तो लॉकडाउन में ऐसी बुक रीडिंग, सेंटेंस बनाना, यही सब करा। फिर उसके बाद ना प्रीति दीदी आई एनजीओ से, लक्ष्य जीवन जागृति से। उसमें उन्होंने हमारे बारे में पूछा, हमने उसमें नाम लिखवाया। फिर उसमें क्या कहते हैं, लक्ष्य जीवन जागृति दीदी ने हमारा नाम लिखा। वहां से इतनी अच्छी पढ़ाई होती है ना कि ऐसा लगता ही नहीं कि हम फोन पे पढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे हम फेस टू फेस पढ़ रहे हैं। और अच्छा, उसमें भी बहुत अच्छी ये तो इतनी पढ़ाई है। अच्छी बात हो गई। हाँ जी, आप क्या कह रहे थे मुकुंद? क्या दी? आप कुछ बोल रहे थे, आपकी आवाज बीच में कट हाँ, गई। दीदी वो ना पहले मुझे बुक रीडिंग नहीं आती थी, तो मैंने जैसे ही लॉकडाउन 22 मार्च को लॉकडाउन लगा था, उसी दिन मेरी रीडिंग दीदी मुझे ट्यूशन में रीडिंग मतलब कराने जा रही थी। मुझे रीडिंग नहीं आती थी, तो मैंने ये सोचा कि लॉकडाउन तो लग गया है तो मैं घर पे बैठ के भी तो रीडिंग कर सकती हूँ ना। मुझे बिल्कुल भी रीडिंग नहीं आती थी इंग्लिश की। तो ना मैं मेरे चाचा हैं, वो 10th पास हैं, उनसे मैं कहती थी नहीं मुझे सिखाओ रीडिंग। मैंने लॉकडाउन में पूरे 3 महीने अच्छे से रीडिंग सीख ली। अभी उतनी अच्छी भी नहीं आती, लेकिन आती है। वाह, अब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ गया ना? यस दी। पहले ट्यूशन में सब बच्चे बुक रीडिंग करते थे तो सारे कहते हट तेरे को तो आते ही नहीं बुक पढ़ना। मैंने कहा देख लेना, मैं लॉकडाउन को 22 मार्च से ना तुम्हें करके दिखाऊंगी। वो कह रहे तो बच्चे कह रहे थे कि अरे जाना। तब लॉकडाउन खत्म हुआ, फिर मैंने ट्यूशन में एडमिशन करवाया। मैंने कहा दीदी आज बुक रीडिंग करवा लो 1 मिनट की, देखते हैं कौन सबसे ज्यादा पढ़ता है। तो मैं फर्स्ट आई थी। वेरी गुड। तो देखा, थोड़ा सा एक हिम्मत बनाने से और किसी भी चीज को प्रैक्टिस करने से आपने भी कर लिया। पहले आपको सिर्फ डर लगता था ना। अब अगर आप बुक रीडिंग करते हो तो मैं आपको एक और टिप दूं। जब भी आप यस। कुछ भी पढ़ रहे होते हो अलाउड, उसको रिकॉर्ड कर लो और फिर अपनी रिकॉर्डिंग बाद में सुनो। अगर आपके घर में कोई, जैसे आपके चाचा जी ने आपकी हेल्प करी, आप उनको सुनाओ रिकॉर्ड करके, या उनके साथ बैठ के रीड करो। उससे पता है क्या होएगा? जो आपकी शब्दों की बोलने की तरीका होता है ना, उच्चारण होता है, जिसको हम प्रोनाउंसिएशन कहते हैं इंग्लिश में, वो इम्प्रूव हो जाएगी। क्योंकि अगर आप सुनोगे, आप यूट्यूब है और माध्यम है, जीवन लक्ष्य के लोग हैं, प्रीति दीदी है, उनसे पूछो कि ये आपने शब्द सही तरीके से प्रोनाउंस किया कि नहीं। और जब तक आप पूछते रहोगे ना, जिसको हम सीकिंग स्पिरिट कहते हैं, कि कभी भी सीखना बंद मत करो। मैंने अगर अपनी लाइफ में कुछ भी सीखा है तो मैंने सबसे पहले अपने घर वालों से सीखा कि कभी भी सीखना बंद मत करो और कभी भी प्रयास करना मत बंद करो। दीदी मैंने भी डॉक्टर बनने का सोचा है कि दूसरों की मदद करूं और जिनके पास पैसे नहीं है उनका कम से कम पैसे में इलाज होए और अच्छे से इलाज होए।
ये तो आपने बहुत एक अच्छी और बड़ी बात सोची है, लेकिन आज की दुनिया में मुकुंद एक सबसे जरूरी चीज जो मैंने देखी और समझी है कि अगर किसी के लिए भला करने का दिल में चाहत होती है ना, वो चाहत आपको अपने प्रोफेशन में एक दृढ़ता देती है, और प्रोफेशन की जो एथिक्स होती है, मतलब एक प्रोफेशन करने का सही तरीका होता है, उसके पास रखती हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि आप डॉक्टर बन के सिर्फ लोगों का भला करोगे, वो भी थोड़ा सा गलत है। एक बैलेंस, जिस चीज को बैलेंस कहते हैं ना, कि आप अपने लिए भी थोड़ा सा कमाओ, और जितना आप कमाओ उससे आप आगे लोगों का भला करो। एक तो आपका प्रोफेशन ही इतना सुंदर होएगा जिससे लोगों का भला हो ही रहा है। लेकिन जो आप कह रहे हो कि जिन लोगों के पास ट्रीटमेंट के साधारण नहीं है, या जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए करना चाहते हो, वो आपका एक गोल है। मैं उसकी बहुत इज्जत करती हूँ, और मैं यही कहूंगी कि पहले अपने आप को जमा लो एज अ डॉक्टर, और एक अपनी कमाई अपने पास रखो। क्योंकि अगर हम कहते हैं कि पैसे जरूरी नहीं है, तो वो सच्ची बात नहीं है। पैसे जरूरी है कि आप एक अच्छी जिंदगी अपने आप के लिए जी सको। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि अगर मेरे पास 10 रुपए हैं, और 10 रुपए में से मैं 2 रुपीज सेव कर रही हूँ, और मैं आगे किसी को 2 रुपीज चैरिटी में दे रही हूँ, मैं फिर भी 8 रुपीज तो है ना मेरे पास, मैं उतने में तो अपना काम कर पा रही हूँ। तो ये हमेशा ऐसे ही मान के चलो कि आपके पास भी हो, और आप चैरिटी भी करते रहो, और आप एक अच्छे इंसान की तरीके से अपना काम करते रहो। जब तक आप डॉक्टर बनोगे ना, तो मेडिसिन की फील्ड और आगे जा चुकी होगी। आज का ये टाइम देख लो, जब ये कोरोना हुआ और ये सब हुआ, सारे डॉक्टर तो प्रिस्क्रिप्शन ऑनलाइन देते हैं ना, यस वीडियो कॉल से कंसल्टेशन करते हैं। जब तक आप डॉक्टर बनोगे, क्या पता कि आप पेशेंट को बोलो, अच्छा ठीक है मैं आपका यहीं से मेडिसिन लिख के दे देती हूँ। आपके पास तो पूरी दुनिया आपके पेशेंट हो सकती है, आप कहीं पे भी किसी की भी मदद कर सकते हो। तो जैसे समय चेंज होता है, एक प्रोफेशन भी चेंज होता है। तो आपको ये भी चीज अपने मन में रखनी जरूरी है कि बहुत सारे चेंजेस आएंगे। और जो अभी आपको समझ में आ रही है मेडिसिन की, वो जब आप अंदर घुसोगे, एमबीबीएस करोगे, एमबीबीएस के बाद आपकी समझ एकदम बदल जाएगी। तो हमेशा चेंज करते रहो समय के साथ, और अपनी परिस्थितियों के साथ। अपने अंदर के इंसान को मत बदलना, लेकिन आपका ये अच्छा थॉट कि आप दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हो, हेल्पफुल रहना चाहते हो और यूजफुल रहना चाहते हो, बहुत अच्छी चीज है। दीदी, आपकी क्या सक्सेस हैबिट्स हैं? मैं अगर सच्ची में बताऊं ना, तो मैं अपने आप को एक वर्क इन प्रोग्रेस बोलती हूँ। मेरे पास कुछ ऐसी हैबिट्स नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास एक चीज है कि जो मैं एक बार ही चीज करना चाहती हूँ, मैं उसको शुरू करके हमेशा एक मुकाम तक ले जाती हूँ कि वो खत्म हो जाए, मैं बीच में नहीं छोड़ती। मैंने मैं 5 साल से एज अ साइकोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ, लेकिन बीच में मुझे एक मौका मिला था कुछ बहुत ही अच्छे और समझदार लोगों के साथ इवेंट्स में काम करने का। मैंने वो चीज शुरू करी, एक लगन से, एक साफ दिल से काम किया। लेकिन हर जगह ना आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप मुझे इवेंट्स में इतना कुछ मिला नहीं, लेकिन जो सीख मिली और जो अपनी एक आदत समझ में आई कि जो भी मैं काम उठा लेती हूँ या अपने ऊपर ले लेती हूँ, उसको मैं एक अंजाम जरूर देती हूँ। और मैं कभी भी ये नहीं सोचती कि वो सक्सेसफुल होएगी चीज या वो फेल हो जाएगी। मैं यही सोचती हूँ कि मैं इस सब में सीख क्या रही होंगी। जैसे जब मैंने 3 साढ़े 3 साल पहले अपना ये वाला काम शुरू किया था, मुझे नहीं पता था कि मैं इन 3 सालों के बाद इतना कुछ सीख जाऊंगी कि आज जब मैं ने ये एक और अपनी संस्था अभी स्थापित करी कोविड के पीरियड में ही, तत्वा कनेक्ट, जिसका एक ही पर्पस है। जैसे लक्ष्य जीवन साथी है ना, वैसे ही हमारा भी लक्ष्य यही है
कि हम मेंटल हेल्थ को, मनोवैज्ञानिक तरीकों को लोगों तक पहुंचाएं कि वो हमेशा खुश रह सके। छोटी छोटी बातें जो हम भूल जाते हैं हर रोज की जिंदगी में, वो उनको याद दिलाएं। तो मेरा एक ही सक्सेस की हैबिट है कि लगे रहो और कभी भी गिव अप मत करो, और जो भी करो साफ दिल से करो। दीदी, आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? जो मेरी चुनौतियां रही हैं वो ये रही हैं कि जब हमारी जो इंडिया में स्कूल की पढ़ाई है ना मुकुंद, वो जो भी थोड़े से बच्चे एक अलग तरीके से सोचते हैं, समझते हैं, जिसको हम एक कोलास्टिक एबिलिटी कहते हैं, उसको अभी तक सहारा नहीं दे पाई है। मैं डिसलेक्सिक थी, मैं थोड़ा सा धीरे समझती थी चीजें और धीरे सीखती थी। मेरे स्कूल वालों ने मेरा साथ जरूर दिया, मेरे मम्मी पापा ने, मेरी फैमिली वालों ने उस चीज को समझा और मेरा साथ दिया, और मुझे कभी मार्क्स के लिए प्रेशराइज नहीं किया। लेकिन वो चैलेंज कि मैं एक ऐसे सिस्टम में हूँ जहाँ पे मुझे कभी सहारा नहीं मिल सकता सिस्टम से, सबसे बड़ा चैलेंज रहता था कि मार्क्स लाना डिफिकल्ट हो जाता था कभी कभी, क्योंकि उस उम्र में और उस नासमझी में हमेशा लगता था कि अरे ये तो इतने थोड़े टाइम के लिए पढ़ता है दूसरा बच्चा और उसके मार्क्स आ जाते हैं। तो उस समय मेरे पापा हमेशा बोलते थे कि आप अगर चल रहे हो, आपके साथ और भी बच्चे चल रहे हैं, कभी कोई आगे चलेगा कोई पीछे चलेगा, तो आप चलना नहीं छोड़ रहे। यही वाली बात तब भी आ जाती थी कि अगर किसी की टांग टूटी हुई है, अगर उन्हीं 10 बच्चों के साथ एक बच्चा ऐसा चल रहा है जिसकी टांग टूटी हुई है, तो वो भी तो चल रहा है ना। वो लास्ट में पहुंचे, बीच में पहुंचे, कभी भी पहुंचे, सब अपना अपना एक स्टेटस पे तो पहुंच रहे हैं ना। कम टाइम लगे ज्यादा टाइम लगे, मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आई थी स्कूल के एकदम बाद। वहां पे चाहे वो मनोवैज्ञानिक की टीचरें ही क्यों ना थी, उनमें उतनी मतलब एक, जिसको हम एम्पथी कहते हैं, एम्पथी का मुकुंद मेरे को हिंदी वर्ड नहीं पता, लेकिन हाँ एक सहारा देना किसी को और किसी के भावनाओं को समझने वाली बात, वो उनमें मनोवैज्ञानिक टीचरें होने के बावजूद भी नहीं थी। वो बड़ी जजमेंटल थी और उन्होंने मुझे इस तरीके से मतलब ट्रीट किया कि मैं एक खुश बच्ची से बहुत ही सैड बच्ची बन गई। और उस सैडनेस की वजह से मैंने, कहने को तो बहुत गंदे दिन देखे, जब आप अपने आप को नहीं संभाल पाते हो और आपके आसपास के आपके अध्यापक जिनको आप देखते हो और जिनसे आप सीखने की कोशिश कर रहे होते हो, वही आपको धुतकार रहे होते हैं ना, तो बहुत गहरी चोट लगती है मन को, क्योंकि आप तो सिर्फ सीखना चाहते हो। मैं हमेशा से सिर्फ सीखना चाहती थी। फिर जब मैंने यूनिवर्सिटी चेंज करी और मैं एमिटी यूनिवर्सिटी में आई, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ एमिटी यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन की और टीचर्स की, जिन्होंने ये चीज समझी कि मैं सीखना चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। उन्होंने भी कभी मुझे मार्क्स के लिए नहीं फोर्स किया, उन्होंने कहा आप सीखना चाहते हो, आप पढ़ना चाहते हो, आप अपनी केपेबिलिटी और अपने स्टाइल में सीखो। उस वजह से जो मुझे एक सपोर्ट, जहां पे भी मुझे सपोर्ट मिला इस बात का कि मुझे अलाउ कर दिया गया, जिसको हम कहते हैं लेट योर सेल्फ बी या लेट मी बी, मुझे जो भी ऐसा सपोर्ट जहां पे मिला है ना कुबुल, मैंने वहां पे बहुत कुछ अपने आप के लिए किया है और पाया है। सबसे जरूरी चीज मैंने ये पाई, जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के गगन भैया है, मैं इतने अच्छे लोगों से मिली हूँ पिछले 3-4 सालों में, जिन्होंने मेरे को हमेशा ये प्रोत्साहन दिया कि जो भी मैं कर रही हूँ, अपने आप से ज्यादा मैं बाकी लोगों को, दुनिया को वापस देने के लिए कुछ कर रही हूँ।
दीदी आपने तो शुरुआत तो जॉब से की थी ना, तो आपने अपना बिजनेस करने का क्यों सोचा? मैंने मुगल, ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे अपनी पर्सनालिटी के बारे में एक चीज समझ में आई कि मैं कभी भी ना किसी के अंडर रह के काम नहीं कर सकती। मैंने किसी के साथ भी जॉब जॉब नहीं करी। जो भी मैंने एक्सपीरियंस अपनी फील्ड में लिया वो मैंने इंटर्नशिप्स करके लिया और लोगों के अंडर सीख के लिया, लेकिन मैंने कभी जॉब नहीं करी क्योंकि मुझे ये पता था कि जिस तरीके से मैं सोचती हूँ और जिस तरीके से जो मेरे काम करने का तरीका है वो मैं अकेले ही कर सकती हूँ। उसपे अगर मैं अगर एक जॉब सिचुएशन में होती भी ना तो मैं कभी खुश नहीं हो पाती। मैंने अपने लिए अपनी खुद की खुशी बनाने की कोशिश करी है। ये तत्व कनेक्ट का जो माध्यम मैंने क्रिएट करा है मेरी को फाउंडर के साथ, जो एक सोशियोलॉजिस्ट है चंडीगढ़ में, स्वपन, हमारा यही लक्ष्य है कि हम पहले तो अपने आप के लिए एक ऐसा मकान क्रिएट करें जहाँ पे हमें काम करने में खुशी मिलती हो और फिर बाकी दुनिया को हम खुशी और वो संतुष्टि दें कि उनके पास लोग हैं सुनने के लिए उनकी बात। दीदी आप हाँ जी। कैसे प्रोफेशनल और फैमिली लाइफ मैनेज कर पाती हैं? मेरी फैमिली लाइफ बहुत सिंपल है। मैं अपने मम्मी पापा की लौती बच्ची हूँ और जिस तरीके से हमारा परिवार है हम तीनों का, दिल्ली में जब हम रहते हैं हम सारी चीजें एक साथ करते हैं। हम लोगों को छोटी छोटी चीजों में बहुत खुशी मिलती है। वो दोनों भी बहुत नामी डॉक्टर है अपनी अपनी फील्ड में और उस वजह से एक मुझे ताकत मिलती है कि हाँ, मैंने अपने मम्मी पापा को हमेशा संघर्ष करते हुए देखा है और हमेशा ये देखा है कि उन्होंने दिल से किया है काम। तो मुझे भी वही सीख मिली है और मैंने भी वही किया। और हमारे परिवार में भी जितने भी लोग हैं दुनिया भर में जो आज रहते हैं उन सब ने यही सीख दी है कि आप जब भी काम कर रहे हो तो काम कर रहे हो, जब आप परिवार के साथ हो तो आप परिवार के साथ हो। बैलेंस से ज्यादा एक दूसरे से दिल से जुड़े हुए रहने का सबसे बड़ी सीख है मेरे परिवार से मुझे। तो मुझे पता है कि मैंने पिछले 3-4 साल में जो मेरे बड़े भाई बहनों की शादियां हुई और कुछ और ओकेजन थे फैमिली के वो मैंने मिस आउट करे, लेकिन हमारे दिल ऐसे जुड़े हुए हैं और हम एक दूसरे को ऐसे समझते हैं कि उस चीज के बावजूद भी मैं आज भी परिवार का उतना ही हिस्सा हूँ। और मेरे परिवार ने हमेशा, चाहे वो मेरी पोइट्री हो, चाहे वो मेरी कलाकारी हो, चाहे वो आज मेरा एक प्रोत्साहन, वो मुझे ऐसे प्रोत्साहित करते कि जो भी मैं कार्य कर रही होती हूँ उसमें वो लोग देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और फिर मुझे एडवाइस देते हैं। तो परिवार और लाइफ का यही बैलेंस है कि आप अपना दिल साफ रखो, आप अपने परिवार से हमेशा प्यार करते रहो क्योंकि परिवार से ज्यादा या कम नहीं प्यार होता। परिवार आपको हमेशा एक सीख देता है कि प्यार अपनी जगह है, काम अपनी जगह है और रिश्तों को निभाने की समझ एक ही तरीके से आती है कि आप मीट मी एज यू आर। ये जो एक अंग्रेजी का फ्रेज है ना वो बहुत जरूरी होता है समझना कि आप लोगों से जैसे आप मिलते हो आप वैसे ही रहो और जो वो अपनी हंसी खुशी दुख गम जैसे आपसे बांट रहे हैं वो आप सुन लो, आप सुन लो, समझ लो और उनको उस समय वो सपोर्ट दे दो। बस यही होता है एक परिवार का बैलेंस करने वाली बात। मुकुल आप हो? दीदी, मैं क्या करती हो?
क्या? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। दीदी, दीदी हाँ जी। आप फ्री टाइम में क्या करती हो? जैसे मैंने आपको बताया, मैं अपने फ्री टाइम में कुकिंग करती हूँ। मैं अपने फ्री टाइम में पोइट्री लिखती हूँ, चाहे वो हिंदी की हो चाहे वो अंग्रेजी की हो। और मैं अपने फ्री टाइम में बहुत सी किताबें पढ़ती हूँ, बहुत सी ड्राइंग करती हूँ। और किताबें पढ़ के हर कभी कभी ना आप दुनिया से इंस्पायर होते हो। जो भी मैं ये क्रिएटिव चीजें करती हूँ, जैसे मुझे बहुत शौक है पिक्चरें देखने का, मतलब फोटोग्राफी देखने का। तो फोटोग्राफी ऐसे फोटोग्राफर्स को मैं आज जानती हूँ। और मैंने उनके कामों से इंस्पायर होके बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं। और कभी कभी ना मुकुंद, छोटी छोटी चीजें भी इंस्पायर कर जाती हैं मुझे कि मैं उनसे कुछ क्रिएट कर सकूं, चाहे कोई वो पेंटिंग हो गई, चाहे वो कोई पोइट्री हो गई। और कुकिंग का भी मुझे बहुत शौक है। लॉकडाउन में ही नहीं, उससे पहले भी मैं बहुत सारी अलग अलग किस्म की कुकिंग करती रहती हूँ। और अपने आप को खुश करने के लिए छोटी छोटी न्यू न्यू रेसिपीज ढूंढती रहती हूँ। आप बताओ मुगन, आप दीदी अपने मैं फ्री टाइम में क्या करते हो? भी हेलो। हेलो दीदी। हाँ जी, आपकी आवाज अब आई। दीदी मैं भी फ्री टाइम में बुक रीडिंग कर लेती हूँ या गाने सुन लेती हूँ बस। आप आजकल कौन सी बुक पढ़ रहे हो, पढ़ाई की बुक्स को छोड़ के? स्टूडियो क्या है? हाँ जी। हेलो। मोगन। हेलो दीदी। हाँ जी। स्टूडियो क्या है? मैंने आपको प्रोफाइल में देखा था, तत्वदा लाइफस्टाइल स्टूडियो। दीदी आप इसके बारे में कुछ बताइए। अच्छा, तो जब मैंने 5 साल पहले अपनी MA इन अप्लाइड साइकोलॉजी खत्म करी थी, तो मैंने ये तत्वा द लाइफस्टाइल स्टूडियो की पहल करी थी, जिसमें मेरा ये विचार था कि मैं बहुत से मनोवैज्ञानिकों और लोगों के साथ मिलके मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करूं। और आज जो तत्वा द लाइफस्टाइल स्टूडियो का पर्पस है और उसका एक डायरेक्शन है, वो यही है कि हम एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के तरीके से चलते हैं। उसमें मेरे जो मम्मी पापा हैं, उन्होंने भी अपना सपोर्ट दिया हुआ है। मेरे पापा एक प्लास्टिक सर्जन है और मेरी मम्मा एक गायनेकोलॉजिस्ट है। तो तत्वा द लाइफस्टाइल स्टूडियो हमारी क्लिनिक हो गई। और तत्वा कनेक्ट जो मैंने नई चीज शुरू करी अक्टूबर नवंबर में लॉकडाउन में, वो मेरी वो मेरा एक सपना है। और वो एक ऐसा सपना है कि मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई हर वो चीज मैं लोगों तक पहुंचा सकूं। और कभी भी कोई ये ना बोले कि वो अपने भावों को एक्सप्रेस करने से डरता है, अपने इमोशंस से डरता है। मैं लोगों के मन से वो डर निकालना चाहती हूँ, अपने आप को एक्सप्रेस करने का। क्योंकि अगर लॉकडाउन ने हमको कुछ भी सिखाया है किसी को भी, तो वो अपने आप से प्यार करना और अपने अंदर एक हिम्मत रखना कि हम बाकी लोगों के साथ किस तरीके से सही तरीके से रह सके। वो ही है तत्वा कनेक्ट का सबसे बड़ा पर्पस, कि हम अवेयरनेस एंड एप्लीकेशन। हम तत्वा कनेक्ट में ये बोलते हैं कि मेंटल हेल्थ की एक अवेयरनेस होती है कि आप दुखी क्यों हो, आपको क्या
क्या फील होता है और क्यों फील होता है। और फिर आती है एप्लीकेशन, कि आप उस चीज को अप्लाई कैसे कर सकते हो। हमें बहुत सारी ना ज्ञान मिलता रहता है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, दोस्तों से, आपस में, लेकिन हम उस ज्ञान को अप्लाई कैसे करते हैं और उस ज्ञान को हम बेटर कैसे बना सकते हैं, ये तत्वा कनेक्ट का एम और एम्बिशन है। मुगुन, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। हेलो दीदी। हाँ जी, अब आई आवाज। सॉरी दीदी, मैं दूसरे फोन से कनेक्ट कर रही थी ना, तो इसीलिए। कोई बात नहीं। दीदी, आप ग्लो एंटरटेनमेंट के बारे में कुछ बताइए। 3.5-4 साल पहले मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जो मेरे साथ कोलैबोरेट करके हम इवेंट्स और म्यूजिक का काम करते थे। और उस काम के दौरान मैं बहुत से लोगों से मिली और मेरा सोच का दायरा और मेरी समझ का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ा, जिससे मुझे ये समझ में आई कि जो कोई भी काम करता है उस काम को करने के पीछे की लगन और डेडिकेशन सबकी इक्वल होती है और कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता। ग्लो एंटरटेनमेंट के माध्यम से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा। लेकिन जब कोविड का टाइम आया तो हमारे पास, सब लोगों के पास मिलके उतनी आर्थिक क्षमता नहीं थी कि हम ग्लो एंटरटेनमेंट को आगे चला सके। आज ग्लो एंटरटेनमेंट मेरी जिंदगी के 3.5-4 साल की सबसे बड़ी सीख है और सबसे बड़ी एक उपलब्धि यही है कि मैं दुनिया भर के म्यूजिशियंस और दुनिया भर के कलाकारों से कनेक्ट हुई। और कनेक्ट होने के बाद मुझे यही समझ में आई, इंसान की सबसे बड़ी क्वालिटी उसकी इंसानियत ही होती है। दीदी। हाँ जी। दीदी, आप बर्न हीलिंग फाउंडेशन के साथ भी कनेक्टेड हैं। बर्न हीलिंग फाउंडेशन मेरे यस। पापा डॉक्टर राजीव आहूजा का एक ड्रीम है और एक विजन और मिशन बर्न हीलिंग फाउंडेशन की आज यही है कि जब लोग जल जाते हैं और जलने के कारण उनकी नौकरियां चली जाती है और उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से उनके पास उनके इलाज के लिए पूरे कभी पैसे नहीं हो पाते, हम बर्न हीलिंग फाउंडेशन के माध्यम से जलने के बाद के जो इलाज होते हैं, लंबे लंबे ऑपरेशन और अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल रखना और अपने आप का ख्याल रखना, वो एक पेशेंट की आर्थिक मदद करने की पहल है बर्न हीलिंग फाउंडेशन। ये बर्न हीलिंग फाउंडेशन मेरे पिताश्री डॉक्टर राजीव आहूजा, जो आज एक बहुत बड़ा नाम है प्लास्टिक सर्जरी और बर्न सर्जरी में, इंडिया में ही नहीं विदेश में भी, वो ये करना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया एक बर्न्स का कैपिटल है। और ये समझना कि हर किसी के पास उतनी रिसोर्सेज और उतने पैसे नहीं होते अपना ट्रीटमेंट कराने की, वो सबसे बड़ी चीज है। और इसमें मैंने एक एम्बिशन जोड़ा है कि अगर लोगों के पास पैसे नहीं होते ट्रीटमेंट कराने के, ट्रीटमेंट के बाद क्या, ट्रीटमेंट के बाद जब आपकी त्वचा जल जाती है तो आप अपने आप को नहीं इतने कॉन्फिडेंट होते कि आप
दुनिया से इंटरेक्ट कर सको, सोसाइटी इंटरेक्ट कर सको और सबसे ज्यादा वापस काम पे जा सको। तो एक रिहैब सोसाइटी में होना, दुनिया में वापस बसना और उसके साथ साथ इज्जत से बसना, जहाँ पे कि ठीक है पैसे लगते हैं इलाज के लिए, स्पेशली जब आप जल जाते हो, लाखों रुपए लग जाते हैं, वो समझ के आपको एक आर्थिक स्टैंडिंग फिर से देना। बर्न हीलिंग फाउंडेशन के 3 मुकाम है। एक तो लोगों के ऑपरेशन में हेल्प करना और उसके साथ साथ उनको समाज में फिर से एक स्थान देना, इज्जत वाला स्थान, जहाँ पे वो कमा भी सके, अपने आप को अपनी त्वचा के साथ एक्सेप्ट भी कर सके और एक खुशहाल जिंदगी भी जी सके। दीदी, आप ऐसी किसी और फाउंडेशन के साथ भी जुड़ी हुई हैं? नहीं, मैं अभी तो और किसी फाउंडेशन के साथ नहीं जुड़ी हुई, लेकिन अगर आपके गगन भैया और मीनाक्षी दीदी चाहेंगे आगे, तो मैं लक्ष्य जीवन जागृति के साथ आगे जरूर जुड़ना चाहूंगी। और आपके जैसे आप हो और बाकी आपके दोस्तों के साथ मिल के आप लोगों की मदद करना चाहूंगी। मेरे पास कोई इतने स्किल्स शायद ना हो मुकुल, लेकिन मेरे पास एक सबसे बड़ा स्किल है कि मैं आप लोगों को छोटी छोटी क्रिएटिव चीजें जरूर सिखा सकती हूँ, जो हम भूल जाते हैं पढ़ाई करते हुए, कि हमें थोड़ी सी मस्ती भी करनी जरूरी होती है ना। और आर्ट के थ्रू, डिफरेंट काइंड ऑफ चीजों को क्रिएट करने की कला के थ्रू हम क्या क्या सीख सकते हैं अपने बारे में, जिंदगी के बारे में और अपने आसपास के लोगों के बारे में। मैं ये करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ जुड़ के। अगर आप और आपके फ्रेंड्स कुछ ऐसा करना चाहो तो आप गगन भैया या मीनाक्षी दीदी को अपने जरूर बोलना, कि फिर मैं आके आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ जरूर करूँ। दीदी, आप वर्कशॉप्स और सेमिनार्स भी कंडक्ट करती हैं, इसमें क्या होता है? वर्कशॉप और सेमिनार्स जो मैंने पहले कंडक्ट करे हुए हैं, मैंने ऑफिस में कंडक्ट करे हुए हैं मुकुल। वहाँ के जो ऑफिस का जो एनवायरनमेंट होता है, हर कोई स्ट्रेस और परेशानियों से गुजर रहा होता है। जैसे 2.5 साल पहले एक नोएडा की ऑर्गेनाइजेशन थी छोटी सी, जहाँ पे मैं विमेंस डे के लिए गई थी। और वहां पे विमेंस डे के वर्कशॉप के दौरान बहुत सी ऐसी बातें उठी और समझ में आई कि एक औरत अपने आप को घर भी संभालने की कोशिश करती है, ऑफिस भी संभालने की कोशिश करती है, और उसके क्या क्या चैलेंजेस होते हैं और वो कैसे ओवरकम कर रही होती है। मैं सिर्फ एज अ मनोवैज्ञानिक नहीं लोगों को देखती, मैं ज्यादा लोगों को इस तरीके से देखती हूँ कि जो भी संघर्ष कर रहा है वो एक अच्छा इंसान बन के संघर्ष कर रहा है और अपना पूरा मन और लगन से अपने काम को कर रहा है। चाहे वो एक औरत हो, चाहे वो एक आदमी हो, चाहे वो आपकी उम्र के बच्चे क्यों ना हो, क्योंकि डेडिकेशन से बड़ी कोई और चीज नहीं है आज कुछ भी पाने के लिए। और ये वर्कशॉप्स और सेमिनार्स जो मैं करती हूँ, उनका सबसे बड़ा यही एक एम होता है कि जो आपके अंदर की डेडिकेशन और स्ट्रेंथ है, उसको आगे कैसे बिल्डअप किया जाए, और उसकी जो आपके अंदर की अच्छाइयां हैं उनको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, और जो कमजोरियां हैं अगर आप उनको बदलना चाहते हो, क्योंकि आपकी कमजोरियां कोई आपको बता जरूर सकता है, दिखा जरूर सकता है, लेकिन जब तक आप अंदर से नहीं बदलना चाहते तो आप नहीं बदल सकते। इन वर्कशॉप्स और सेमिनार्स के माध्यम से वो दृढ़ता लाना कि आप बदल सकते हो, ये है इन वर्कशॉप्स और सेमिनार्स का मतलब। दीदी, आप वर्कशॉप्स और सेमिनार्स कहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाती हैं? मुझे बहुत सी कंपनियां, बहुत से छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस और बहुत से अप्रोच करते हैं, क्योंकि हर जगह जरूरत होती है उनको अपने काम करने वालों
को एक साथ लाने की, क्योंकि हमारा जो काम का इन्वायरमेंट है, घर का इन्वायरमेंट है, वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो क्लैश करता ही है ना। कि अगर एक इंसान घर पे परेशान है तो उसकी वर्क प्रोडक्टिविटी काम पे गिर जाती है। आजकल के टाइम में जैसे वर्क फ्रॉम होम है, अब हमें ऑर्गेनाइजेशंस अप्रोच करती है वर्क फॉर होम के चैलेंजेस उनके एम्प्लॉयज को समझाने के लिए, और ये समझाने के लिए कि वर्क फ्रॉम होम होने के बावजूद भी बहुत सी टेंशनें हैं, बहुत सी एंजाइटी है जो लोगों को ओवरकम करनी पड़ती है अलग अलग टेक्निक्स लगा के। हम वो टेक्निक्स सिखाते हैं और उन टेक्निक्स के थ्रू लोगों को ये विश्वास दिलाते हैं कि वो अपनी स्ट्रेस और एंजाइटी कम कर सकते हैं। दीदी आप अपनी लाइफ में किससे प्रेरित हैं? मैं अपनी लाइफ में अपनी फैमिली से सबसे ज्यादा प्रेरित हूँ। मेरी फैमिली में जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो मेरे दादू दादी और अपने मम्मी पापा से प्रेरित हूँ, और हर उस एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर से प्रेरित हूँ, क्योंकि हम इतने एक डाइवर्स फैमिली यूनिट हैं। आज की सबसे ज्यादा मुझे ये खुशी होती है कि मुझे अलग अलग सोच, विचार और कल्चर्स के बारे में सीखने समझने को मिला अपनी फैमिली के थ्रू। मेरी फैमिली ही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है, और मैं अपनी फैमिली के लिए ही सब कुछ करना चाहती हूँ। मैं भी अपनी लाइफ में अपनी काजल दीदी से प्रेरित हूँ, क्योंकि वो डॉक्टर है और मैं भी डॉक्टर बनना चाहती हूँ। और वो अभी कुछ दिन पहले पंजाब गई थी पेपर देने, और वो पास होके भी आई हैं। और उन्होंने अपने पेपर के लिए दिन रात एक कर दी, और वो बहुत मेहनती है। वो 20 जने गए थे पेपर देने, टोटल 20 बच्चे थे, सिर्फ 2 ही बच्चे पास हो पाए, एक काजल दीदी और एक उनकी फ्रेंड आयशा। और आपके काजल पास दीदी तो फर्स्ट टाइम। वेरी गुड। काजल दीदी को मेरी तरफ से कंग्रेचुलेशंस सबसे पहले तो। और अगर वो आपकी इंस्पिरेशन है तो अब आप ये देखो ना, उन्होंने भी तो हार नहीं मानी ना, वो भी तो अपनी कोशिश पूरी करी उन्होंने, और डेडिकेशन और सच्चे मन से पढ़ाई करी, तब वो भी डॉक्टर बन गई। तो अब आपके पास कोई ऑलरेडी सपोर्ट है समझने का कि पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई नहीं होती मुकुंद, पढ़ाई के दौरान जो आपको एक दिमाग की शक्ति चाहिए होती है और एक मन में विश्वास लाने वाली चीज चाहिए होती है ना, जो किसी उस पड़ाव से निकल चुका होता है, उससे बात करने से, उससे एक सहारा लेने से बहुत आपको आसानी होगी। और कभी भी अपनी काजल दीदी से हेल्प लेने से मत कतराना, क्योंकि वो आपके लिए हमेशा आएंगे आपकी हेल्प करने के लिए। दीदी आपका चाइल्डहुड कैसा था? मेरा चाइल्डहुड बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था, सिवाय इस बात के कि मैं हमेशा से ही थोड़ी सी मोटी मोटी रही, और उस वजह से जो मेरे आसपास के स्कूल में बच्चे होते थे, क्योंकि उनको उतनी समझ नहीं थी और वो और किसी तरीके से दुनिया को देखते नहीं थे, तो वो मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे। मजाक उड़ाने की वजह से मुझे बहुत बुरा लगता था, क्योंकि मैं एक बहुत ही ज्यादा मतलब सेंसिटिव बच्चा थी। आज भी मैं एक सेंसिटिव इंसान हूँ, लेकिन मैंने अपने उस सेंसिटिविटी को समझा है और उसको अपनी स्ट्रेंथ में बदला है। बचपन में बुरा लगता था तो मेरे पापा और मेरे दादू मेरे को हमेशा यही समझाते थे कि अगर वो लोग सिर्फ बॉडी को देख के ऐसे बोल रहे हैं तो वो बाकी चीजों को नहीं समझ पा रहे, क्योंकि कोई उनको समझाने वाला नहीं है। जो तुम्हारे स्किल्स है और जो तुम्हारी समझ है
तुम उनके साथ अपने लिए अच्छा करो। तो अपने आप को प्यार करना भी मैंने बचपन से ही सीखा, और ये मेरे पापा और दादू ने मेरे को सिखाया कि हमेशा अपने आप को प्यार करते रहो और अपने आप की एक इज्जत करते रहो, जिसको हम आज मनोविज्ञान में भी और वैसे भी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव कहते हैं। जो लोग 1 साल से बोल रहे हैं ज्यादा, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, मेरा पूरा बचपन उसी एक सेल्फ लव और एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग तरीके से मुझे बड़ा किया गया है। दीदी मेरा चाइल्डहुड भी बहुत अच्छा है। हम सारी फ्रेंड्स पार्टी भी करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट भी करते हैं, और कभी कभी तो ना हम एक गेम खेलते हैं। वो जो इंग्लिश की बुक होती है ना, उसको हम 1 मिनट में रीड करते हैं, और जो सबसे ज्यादा लाइन पढ़ता है ना, वो विनर होता है। और जो सबसे कम पढ़ता है ना, फिर अगली बार उसको कहते हैं कि आज सबसे पहले तू पढ़ेगा। और हम एक और गेम खेलते हैं, सेंटेंस वाह, ये तो बनाना। बहुत अच्छी गेम है। और हम एक और गेम खेलते हैं, सेंटेंस बनाना। अच्छा, कभी वो मुझे उसमें क्या होता है? हिंदी में बोलती है, मैं माइंड में उसको बनाती हूँ, और कभी मैं बोलती हूँ तो वो माइंड में अपने बनाती है। कॉपी में किसी को नहीं लिख के बनाने देते हैं। वाओ, तो इसका मतलब आप एक दूसरे को हमेशा सिखाते रहते हो और एक दूसरे से हमेशा सीखते रहते हो, ये सारे फ्रेंड्स मिलके। अच्छा, मुझे एक बात बताओ मुगन, आपका बर्थडे कब आता है? आपने बर्थडे पार्टीज की बात करी ना अभी। मेरा बर्थडे 5 अगस्त को आता है। अरे वाओ, आप लियो हो? यस दी। तो आप तो बहुत स्ट्रांग हो। लियोज यस। बहुत स्ट्रांग होते हैं। यस दी। और दीदी कभी कभी मैं कहती हूँ ना कि ये सेंटेंस बहुत बड़ा है, मैं कॉपी में बना के करूंगी, तो वो पता है मुझे क्या कहती है, तू अगर कहीं जाएगी, कोई तेरे से कोई सेंटेंस पूछेगा तो तू क्या कहेगी, 2 मिनट रुको मैं कॉपी लेके आती हूँ। अच्छा, अब मैं इसकी एक चीज बताऊं जो मेरे पापा ने मेरे को सिखाई थी। यस मेरे दी पापा हमेशा बोलते थे कि वाइवास, जब हमारे वाइवास होते हैं ना, या हमें किसी से बात करनी होती है और हम बात को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, और हमें फिर आंसर देना होता है। अगर हम 1 मिनट लगा के भी आंसर देना, तो हम गलत या सही नहीं है। हम उतना अपने आप को टाइम दे रहे हैं कि हम अपने थॉट्स सही तरीके से बिठा सकें और उनको सही तरीके से बोल सकें। क्योंकि जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं होगे कि आप सही सोच रहे हो, तो आप सही बोल भी नहीं पाओगे। तो आपकी फ्रेंड सही कहती है, आपके पास हमेशा कॉपी नहीं होगी लिखने के लिए, लेकिन आपका दिमाग और आपका मन ही उतना स्ट्रांग है, वही आपके लिए कॉपी है, और वही आपको हेल्प करेगी। अगर आप किसी को बोलो मैं सोच लूं जरा इसके बारे में, या अगर आप आगे वाइवास दोगे, बड़े बड़े एग्जाम्स दोगे, उसमें भी कोई आपसे क्वेश्चन पूछे, कभी भी घबराना मत। हमेशा ये बोलना, कैन आई प्लीज टेक अ मिनट टू आंसर। उससे यही लगता है कि आपको चीजें आती हैं और आप कोशिश कर रहे हो अपने सारे थॉट प्रोसेस को एक साथ लाने के लिए। वो आपका कॉन्फिडेंस दिखाता है। दीदी, what is the best advice you can give to all of us? बेस्ट एडवाइस, बी योरसेल्फ एंड डोंट लिमिट योरसेल्फ इन एनीथिंग। बी योरसेल्फ का ये मतलब हुआ कि जो आपको अपनी आज की उम्र में अपनी अच्छाइयां समझ में आई हैं, उनको अपने पास रखो। जो आपकी कमजोरियां हैं उनको इम्प्रूव करो, और कभी भी अपने आप को एक दायरे में मत डालो, या किसी भी चीज से झुकने मत दो। क्योंकि अगर कोशिश करते जाओगे तो आपको हर चीज का फल मिलता जाएगा। कभी कोशिश करना मत छोड़ो। और अगर आपके पास आज कुछ चीजें कम हैं, तो कल उसी कोशिश से वो चीजें बढ़ भी सकती हैं। और हमेशा अपने आप को ये चीज याद दिलाओ कि आप केपेबल हो। कभी भी अपनी केपेबिलिटी पे मत डाउट करो।
थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच दीदी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा दीदी। आई विश यू मुगन, वेरी बेस्ट। मुगन आई विश यू द बेस्ट एज वेल। और आप मेरे साथ इन टच रह सकते हो, और अगर आप चाहो तो हम लोग आपके फ्रेंड्स के साथ भी मिलके, अगर किसी को भी कभी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो गगन भैया और मीनाक्षी दीदी से मेरा नंबर लेके आप लोग मुझसे बात कर सकते हो। मैं हमेशा आप लोगों की मदद के लिए हूँ और रहूंगी। थैंक यू मुगन। थैंक यू दी। बाय। बाय दी।